बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तराखंड दौरा। नितिन नवीन का 3 दिवसीय दौरा है। शाम 4:35 पर देहरादून एयरपोर्ट पर उनका आगमन होगा। एयरपोर्ट से बीजेपी मुख्यालय तक 25 स्थानों पर स्वागत किया जाएगा। प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक 6:15 बजे। संगठनात्मक रणनीति पर मंथन होगा। कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी करेंगे अहम बैठक। प्रदेश कार्यालय पर यह अहम बैठक होगी। शाम 6:15 बजे कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बैठक करेंगे। महत्वपूर्ण दौरा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तराखंड दौरा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर शासकीय आवास पर अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, सांसद अनिल बलूनी और भाजपा महामंत्री संगठन अजय कुमार मौजूद रहे। बैठक के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तराखंड में प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा, संगठनात्मक गतिविधियों और कार्यकर्ताओं की भागीदारी को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। नेताओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने और संगठन को और मजबूत करने को लेकर रणनीति पर विचार विमर्श किया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में काउंसलिंग ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर द्वारा तैयार की गई सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, यह पहल केवल एक पुस्तिका का विमोचन नहीं बल्कि उत्तराखंड के उज्जवल, आत्मनिर्भर और हरित भविष्य की दिशा में सामूहिक संकल्प का प्रतीक है। सीएम धामी ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट और पर्यावरण की चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में सौर ऊर्जा अब विकल्प नहीं बल्कि आवश्यक बन चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पीएम ऊर्जा घर योजना के तहत उत्तराखंड ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य में 40,000 रूफटॉप सोलर संयंत्रों का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा कर लिया गया है और लगभग 95% कार्य पूरा किया जा चुका है। सर केवल एक पुस्तिका विमोचन का अवसर नहीं है, यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं, किस प्रकार से हमको उन चुनौतियों पर काम करना है, कैसे एक उज्जवल, आत्मनिर्भर और हरित भविष्य की दिशा में, ये हमारे संकल्पों का भी प्रतीक है। कि इन्होंने अभी सुंदरम साहब ने बताया कि इसका सौर कौथिक बीच में हम लोगों ने किया था ऊर्जा का, और निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत हमारी हुई है और बहुत संभावनाएं हमारे राज्य में यहाँ भी हैं। वैसे तो पूरे देश में ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक इस क्षेत्र में बहुत हरित क्रांति हुई है, हरित एनर्जी के क्षेत्र में, और CEW द्वारा तैयार की गई ये पुस्तिका हमारी जन जागरूकता और ऊर्जा परिवर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। हरिद्वार में मतदाता सूची को अपडेट और त्रुटि रहित बनाने के लिए 29 मई से विशेष गहन परीक्षण यानी कि SIR अभियान की शुरुआत की जा रही है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के तहत अभियान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभियान के दौरान BLO घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और आवश्यक जानकारियां जुटाएंगे ताकि मतदाता सूची को पूरी तरह से पारदर्शी और व्यवस्थित बनाई जा सके। जिलाधिकारी ने बताया कि इनोवेशन फॉर्म की प्रिंटिंग के बाद उसका वितरण शुरू किया जाएगा, जिन्हें मतदाता भरकर संबंधित अधिकारियों को जमा करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राजनीतिक दलों, नोडल अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के डायरेक्शंस के क्रम में 29 तारीख से प्रक्रिया शुरू हो रही है और 29 मई के बाद जो इनोमिनेशन फॉर्म्स हैं उसकी प्रिंटिंग और फिर जून में उनका डिस्ट्रीब्यूशन BLO के माध्यम से सभी वोटर्स को किया जाएगा। जो भी हमारे वोटर्स हैं वो उस फॉर्म्स को भर के पुनः जमा करेंगे और ERO उनमें उसके बाद ड्राफ्ट लिस्ट और फिर सुनवाई करेंगे। ये पूरी प्रक्रिया के लिए सभी राजनीतिक दलों को, पार्टियों को, सभी अधिकारियों को, नोडल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सभी के द्वारा सहमति व्यक्त की गई है और संतोष व्यक्त किया गया है और सभी ने अवगत ये भी करा है
इस पूरी SIR प्रक्रिया में वो सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर कार्य करेंगे ताकि निर्धारित टाइमलाइंस में हम ये काम पूरा कर सकें। चार धाम यात्रा मार्गों पर घोड़ा खच्चरों के संचालन को लेकर सरकार ने नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOP लागू कर दी है। ये व्यवस्था केदारनाथ, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब और आदि कैलाश यात्रा मार्गों पर लागू होगी। नई SOP के तहत यात्रा मार्गों की वहन क्षमता तय की गई है और सीमित संख्या में ही पशुओं के संचालन की अनुमति दी जा रही है। तो ये बड़ी खबर है। और केदारनाथ में अधिकतम 5000, हेमकुंड साहिब में 1050 और यमुनोत्री में 595 पशुओं को ही संचालन की अनुमति दी जाएगी। सभी घोड़ा खच्चरों का पंजीकरण, हेल्थ टेस्ट, ये तमाम चीजें अनिवार्य कर दी गई हैं, जबकि अपंजीकृत पशुओं के संचालन पर पूरी तरह से रोक रहेगी, यानी कि वो प्रतिबंधित रहेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बीमार, घायल और ओवरलोडेड पशुओं से काम लेने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पशु क्रूरता के मामले में लाइसेंस निरस्त करने, ब्लैक लिस्ट करने और FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सूर्यास्त के बाद और खराब मौसम में पशुओं के संचालन पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान SDRF, उत्तराखंड पुलिस लगातार श्रद्धालुओं की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रही है। यमुनोत्री धाम यात्रा मार्ग पर एक बार फिर SDRF जवानों ने अपनी त्वरित कार्रवाई, मानवीय संवेदनशीलता और साहस का परिचय देते हुए एक श्रद्धालु की जान बचाई। यम द्वार के समीप अचेत अवस्था में मिले श्रद्धालु को SDRF की टीम दुर्गम पैदल मार्ग से मौके पर लेकर पहुंची और ऑक्सीजन से उसकी सहायता की। तत्परता से स्ट्रेचर के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। उसे समय पर मिले उपचार से श्रद्धालु का जीवन सुरक्षित बचाया जा सका। SDRF की ये सेवा भावना सभी के लिए प्रेरणादायक है। छः किलोमीटर लिंक चलिए शायद 10 किलोमीटर। देहरादून में कांग्रेस पार्टी ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यालय पर एकत्र हुए, जिसके बाद पैदल मार्च करते हुए वो निकले और घंटाघर होते हुए राजपुर रोड स्थित यूनिवर्सल फिलिंग स्टेशन पहुंचे और यहां पर ईंधन के बढ़े दामों को लेकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने महंगाई डायन खाए जाते जैसे गीत गाकर बढ़ती महंगाई के प्रति अपना विरोध जताया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है और लोगों के घरों में चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार पहुंच गए हैं और LPG सिलेंडर भी लगातार महंगा हो रहा है, जिससे आम आदमी की कमर टूट गई है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में देहरादून के हर पेट्रोल पंप पर गैस एजेंसियों के सामने प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। देखिए, 4 और 5 जून को आदरणीय राहुल गांधी, जो हमारे देश के नेता विपक्ष लोकसभा हैं, वो उत्तराखंड आ रहे हैं। और उत्तराखंड जिन हालातों में आ रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर और देश के अंदर जो स्थितियां इस समय हैं, महंगाई से लेकर महिलाओं के खिलाफ अपराध से लेकर पेपर लीक से लेकर नीट से लेकर सारे मुद्दे हैं, उन पर ऐसे अवसर पर जब वो आ रहे हैं, प्रदेश के अंदर बहुत आशा भरी निगाह से हमारी मातृशक्ति, क्योंकि अंकिता भंडारी के लिए पूरा एक दिन समर्पित किया था राहुल गांधी जी ने जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। उत्तराखंड के अंदर सारे मसलों पर वो लगातार पैनी नज़र बनाए रखते हैं। हमारे तमाम देश के ज्वलंत सवालों पर जिस प्रकार से वो बोलते हैं। नीट में 21,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी और उत्तराखंड से पूरे देश में 22 लाख नौजवानों ने। राहुल गांधी एकमात्र नेता थे जो सबसे आगे आकर के जिन्होंने नीट परीक्षा के लीक के ऊपर। अगली खबर देहरादून से है। देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी MDDA ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सुभाष नगर क्षेत्र में एक निर्माण कार्य को सील कर दिया है। प्राधिकरण के मुताबिक स्वीकृत मानचित्र से अलग अलग और नियमों के विरुद्ध निर्माण कार्य कराया जा रहा था। जांच में सामने आया कि 2 अलग अलग नक्शों को जोड़कर निर्माण कार्य किया जा रहा था, जो भवन उपबंधियों का उल्लंघन है। MDDA ने संयुक्त सचिव ने प्रत्युष सिंह ने आदेश पर कार्रवाई की है और निर्माण स्थल को फिलहाल तत्काल प्रभाव से सील कर दिया है। इस दौरान सहायक अभियंता निशांत, अवर अभियंता नेहा और
सुपरवाइजर की टीम मौके पर मौजूद रही। प्राधिकरण ने लोगों को चेतावनी दी कि बिना स्वीकृत या अवैध कॉलोनियों में निवेश करना कानूनी और आर्थिक जोखिम पैदा कर सकता है। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि अवैध प्लॉटिंग और नियम विरुद्ध निर्माण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं सचिव मोहन सिंह ने लोगों से संपत्ति खरीदने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति यानी कि सही स्थिति क्या है, इसकी जांच की अपील की है। खबर अल्मोड़ा से है। यहां पर द्वार हाटा क्षेत्र के लिए एक बड़ी शैक्षणिक सौगात मिली है। यहां केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के अपर आयुक्त दीपेश गहलोत द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा भूमि हस्तांतरण और अस्थायी भवन उपलब्ध कराए जाने के बाद विद्यालय का संचालन शुरू हो जाएगा। जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि द्वार हाटा में केंद्रीय विद्यालय का संचालन शैक्षणिक सत्र 2026-27 से किया जाएगा। इस फैसले के बाद क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस स्वीकृति के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्रीय विद्यालय संगठन का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि विद्यालय की स्थापना से क्षेत्र में शिक्षा का बेहतर वातावरण बनेगा और युवाओं को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक बड़े पाकिस्तानी समर्थित आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई के इशारे पर भारत में स्लीपर सेल तैयार करने और संवेदनशील स्थानों को निशाना बनाने की साजिश रची जा रही थी। इस मामले में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार जिले के रुड़की से 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि नोएडा में एक सीक्रेट मीटिंग का भी आयोजन किया गया था। यहां हमले की रणनीति पर चर्चा हुई थी। अस्पताल, राजनीतिक दफ्तर और स्कूल जैसे संस्थान ये निशाने पर अपने रखते थे, यानी कि बड़ा खतरा था। और फिलहाल एटीएस ने इस पूरे नेटवर्क को पकड़ लिया है और इनकी गहन जांच में एटीएस जुटी हुई है। बागेश्वर जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत बैजनाथ पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। निर्माणाधीन पेयजल ट्यूबवेल से तांबे के केबल चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। खास बात यह है कि इस गिरोह में एक कबाड़ी भी शामिल था, जो चोरी के माल को ठिकाने लगाने की तैयारी में था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी की पूरी 60 मीटर तांबे की केबल बरामद कर ली है। पुलिस का कहना है कि जनपद में आरोपियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। संस्थान की एक ट्यूबवेल थी जिसका जो तांबा है उसका वायर था, केबल, वो चोरी कर ली। लगभग 10 किलो है, तो उसको कुछ अज्ञात लोगों ने चोरी किया था। इसमें बैजनाथ थाने में मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। फिर पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए गए ऑपरेशन प्रहार के तहत हमने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जो चोर थे उनको पकड़ लिया है और उन्होंने जिसको बेची थी ये वो भी पकड़ लिया है और उसमें बीएनएस 317(2) की बढ़ोतरी भी की है धारा की। और इसी संबंध में जो क्योंकि जन आक्रोश भी था लोगों में, तो उनको एक अच्छा मैसेज भी दिया है ताकि कोई चोरी ना करे और जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका कोई नुकसान ना पहुंचाए। देहरादून रेलवे स्टेशन पर हुड़दंग और मारपीट करने वाले 6 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद दून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए कोतवाली नगर पुलिस टीम के जरिए आरोपियों को हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक ब्रह्मपुरी और चमनपुरी क्षेत्र से पकड़े गए इन युवकों के बीच टिकट लेने के दौरान कहासुनी हुई थी, जो बाद में मारपीट और हंगामे में बदल गई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ लोक शांति भंग करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। दून पुलिस ने साफ कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ऋषिकेश के नावघाट क्षेत्र में गंगा नदी में डूबे देहरादून के एक युवक का शव एसडीआरएफ ने बरामद कर लिया है। एसडीआरएफ सेनानायक
अपन यदुवंशी के निर्देश पर टीम ने गंगा नदी में व्यापक सर्च अभियान चलाया, जो घटनास्थल से लेकर पशुलोक बैराज तक जारी रहा। सर्च अभियान के दौरान एसडीआरएफ टीम को पशुलोक बैराज क्षेत्र से एक युवक का शव मिला, जिसे बाहर निकालकर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्थानीय पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। जानकारी के अनुसार 24 मई को त्रिवेणी घाट स्थित नाव घाट पर देहरादून के 4 मित्र स्नान कर रहे थे। इसी दौरान आयुष थापा, जिसकी उम्र 17 साल की थी, चश्मा पकड़ने के प्रयास में गहरे नदी में चला गया। तेज बहाव में वो बह गया। आज उसका शव बरामद कर लिया गया, जिसकी पहचान परिजनों ने की है। टिहरी गढ़वाल में महादेव चट्टी क्षेत्र के पास देर रात बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अंधेरे और दुर्गम परिस्थितियों में रेस्क्यू अभियान चलाकर घायल चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। एसडीआरएफ पोस्ट 82 को सूचना पुलिस चौकी बचेल खाल के माध्यम से मिली, जिसके बाद उप निरीक्षक सावर सिंह नेगी के नेतृत्व में टीम आवश्यक रेस्क्यू उपकरण के साथ मौके पर पहुंची। जांच में पाया गया कि ट्रक करीब 120 से 125 मीटर गहरी खाई में गिरा था और उसमें चालक गंभीर रूप से घायल अवस्था में फंसा हुआ था। रात के अंधेरे में एसडीआरएफ टीम ने रोप रेस्क्यू तकनीक का इस्तेमाल किया और चालक तक अपनी पहुंच बनाई और प्राथमिक उपचार के बाद स्ट्रेचर की मदद से सुरक्षित मुख्य मार्ग तक पहुंचाया गया घायल को। इसके बाद घायल को अस्पताल भेज दिया गया। सरोवर नगरी नैनीताल के जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तल्लीताल थाना क्षेत्र के कृष्णापुर इलाके में देर रात जंगल में लगी भीषण आग आबादी तक पहुंच गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तेज हवाओं के चलते आग तेजी से घरों की ओर बढ़ने लगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने खुद मोर्चा संभालते हुए बाल्टी और पेड़ों की टहनियों के सहारे आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर वन विभाग और दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को घरों तक पहुंचने से रोक लिया गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं। उत्तराखंड में फायर सीजन शुरू होते ही जंगलों में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। चमोली जिले के दशोली विकास खंड के पेलंग गांव के पास आज सुबह जंगल में भीषण आग लग गई। इससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। तेजी से फैलती आग गांव और जूनियर हाई स्कूल पेलंग के करीब पहुंच गई। ग्रामीण महिलाओं ने और युवाओं ने वन विभाग की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि समय रहते आग को गांव तक पहुंचने से रोक दिया गया। बता दें कि एक दिन पहले ही चमोली में आग बुझाने के दौरान एक महिला की मौत हो चुकी। उत्तरकाशी के गौरसाली गांव में भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग एक आवासीय भवन में लगी थी, जहां एसडीआरएफ की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। एसडीआरएफ टीम ने स्थानीय ग्रामीणों, फायर सर्विस और पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त अभियान चलाया और समय रहते आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि आग को आसपास के मकानों तक फैलने से रोक दिया गया। हालांकि अग्निकांड में एक गाय और एक बछड़ा जिंदा जल गए। बताया जा रहा है कि आग देवेंद्र सिंह रावत के मकान में लगी थी। एसडीआरएफ की तत्परता से बड़ा नुकसान होने से बच गया। उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी जनपद के कुछ इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार रुड़की, लक्सर, डाक पत्थर, चक्राता, लाखामंडल, बटकोट, नौगांव और गंगोत्री समेत आसपास के क्षेत्रों में बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम में सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। ईद उल अजहा यानी बकरा ईद की नमाज के बाद ईदगाह में मुस्लिम सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की मांग उठाई। संगठन के उपाध्यक्ष आकिब कुरैशी के नेतृत्व में
कार्यकर्ताओं ने हाथ में प्ले कार्ड लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और सामाजिक सौहार्द और भाईचारे और पशु संरक्षण का संदेश दिया। आकिब कुरैशी ने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और आस्था का अहम हिस्सा है, इसलिए सरकार को इसके संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। इस दौरान गाय को राष्ट्र पशु घोषित करो जैसे संदेश के जरिए सभी समुदाय के लोग प्रेम और एकता बनाए रखने की अपील करते हुए नजर आए। खबर लक्सर से है। यहां ईद उल अजहा का त्यौहार पूरे उत्साह और शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। लक्सर क्षेत्र के विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में बड़ी संख्या में लोगों ने ईद की नमाज अदा की और मुल्क में अमन, चैन, शांति और खुशहाली और भाईचारे की दुआ मांगी। ईदगाह में नमाज अदा करने वाले इमाम हाफिज मुकीम अहमद ने लोगों से त्यौहार में शांतिपूर्वक तरीके से मनाने और सरकार के द्वारा जो नियम लागू हैं उनका पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। वहीं पेश इमाम हाफिज मोहम्मद शमशाद ने भी सभी को ईद की मुबारक देते हुए आपसी भाईचारे और देश की खुशहाली के लिए मिलजुल कर रहने का संदेश दिया। अपने सभी देशवासियों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और उसके बाद पैगाम ये है कि हमारे मुसलमान भाई शर पसंदों से सावधान रहें, जो इधर उधर झगड़े करने की कोशिश करते हैं, अफवाहें फैलाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों से बिल्कुल सावधान रहें और कुर्बानी बड़ी एहतियात के साथ करें ताकि हमारे जो अपने गैर भाई हैं, हिंदू भाई हैं, उनका भी लिहाज रखा जाए ताकि किसी को कोई एतराज़ ना हो और उंगली उठाने का मौका ना लगे और पर्दे के साथ पर्दे का एहतमाम करते हुए अपनी अपनी कुर्बानियाँ जो हैं वो की जाएं और खुले में बिल्कुल भी कुर्बानी ना की जाए और ना ही खुले में गोश्त डाला जाए। और रास्ते में जब हम अपनी कुर्बानियों को लेकर आएँ तो रास्ते में कभी भी अपनी कुर्बानियों के जानवर को या गोश्त वगैरह को खुला ना लाएँ। आज ईद उल अज़हा का मुबारक दिन है और ईद उल अज़हा के दिन तमाम मुसलमान, तमाम सारी दुनिया के मुसलमान बड़ी खुशी और इत्मीनान और सुकून के साथ ईद उल अज़हा मनाते हैं, कुर्बानी करते हैं। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि इस दिन की बरकत से मौला हिंदुस्तान के अंदर अमन सुकून अता फ़रमाए, जुमला हराफात बलियात से महफूज फरमाए, हिंदुस्तान को नदर बस से महफूज फरमाए, हिंदुस्तान में रहने वालों को अमन सुकून की ज़िंदगी अता फ़रमाए। तमाम हिंदुस्तान वासियों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अल्लाह से दुआ मौला करीम हम सबको इस पर अमल करने और सही सही मानों में अपनी कुर्बानी करने की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ईद उल अजहा के मद्देनज़र उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काज़मी ने मुस्लिम समुदाय से शांति, सौहार्द और अनुशासन के साथ त्यौहार मनाने की अपील की है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का इस मौके पर एक निहायत अहम संदेश जो उन्होंने दिया है कि सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, मस्जिद में आप नमाज पढ़ें। और मैं ये भी बात कहूँगा कि अगर मस्जिदों में जगह कम पड़ती है तो आप शिफ्टों में नमाज पढ़ सकते हैं। तो मैं उत्तराखंड राज्य के समस्त मुसलमानों से ये अपील करना चाहूँगा और तमाम धार्मिक विद्वानों से कहना चाहूँगा कि हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद ये सीख है, उनकी एजुकेशन है कि नमाज किसी ऐसी जगह पे नहीं पढ़ी जा सकती जो दूसरे की संपत्ति हो या सरकारी संपत्ति हो, बिना अनुमति के नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। फिलहाल देवभूमि की खबरों में यहीं तक, कहीं मत जाइएगा। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा।